अब वो चीज़ तो हो नहीं सकती थी कि किसी कोर्ट पे ले जाना है, रास्ते में गाड़ी पलट जाए, या कहीं लेके जा रहे हैं मुठभेड़ दिखा दें, या विपक्षी का आक्रमण दिखा दें, या इनको ही भागता हुआ दिखा दें। अब एक ही रास्ता बचा था कि जेल में कुछ किया जाए और जेल में कुछ करके इनके साथ इनका काम तमाम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके नेताओं को ये गलतफहमी थी कि मुख्तार का खात्मा करके वो उससे मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन वो मुख्तार का खात्मा नहीं कर सके, मुख्तार को अमर कर दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी मुलाकात जब हुई तो वो होश में आ चुके थे, वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों के और सबके सामने कहा कि मेरा सही इलाज नहीं हो रहा भैया, मुझे जहर खिला दिया गया और मेरे पूरे शरीर में जहर का असर है। उनको डिस्चार्ज कर दिया, लिख दिया कि ये फिट हो चुके हैं। 26 तारीख को सुबह 4 बजे हॉस्पिटल के आईसीयू में ले गए हैं और 26 तारीख को सीधे आईसीयू से उनको जेल में डाल दिए। 27 वो जेल में जीते रहे हैं और 28 को जेल में उनका निधन होता है। ये कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। हम लोग लाए हॉस्पिटल, वो अभी जीवित थे, इलाज शुरू किया। बिल्कुल बकवास है, वो जेल में मर चुके थे। हम लोगों को जो सूत्र बता रहे हैं वो जेल में ही मौत हो गई थी। ये लोग हॉस्पिटल में लाके ड्रामा किए, 2 घंटा अपनी फोर्स लगाए, सब इंतजाम जब चाक चौबंद कर लिया तब डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुके हैं। मेरे मोबाइल में मुख्तार की आवाज़ भी टेप है, मेरे मोबाइल में जेल सुपरिटेंडेंट की आवाज़ भी टेप है, मेरे मोबाइल में वो सारे रहस्य टेप हैं जो साबित कर रहे हैं कि उसको जहर दिया गया है और सबके नॉलेज में है और जहर के ही वजह से वो बीमार है और उसका इलाज हो रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरे पास साक्ष्य है कि न्यायालय को भी, जो संबंधित एमपी एमएलए न्यायालय है उसको भी पता है। दबंगई करने वाले तत्व हैं, गरीबों की इज्जत आबरू लूटने वाले तत्व हैं, जो सामंतवादी विचार के लोग, गरीबों का हक हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, वो मुख्तार से डरते थे। जो माफिया हैं वो मुख्तार से डरते थे। हमारे वंशज में एक भी परिवार जिंदा होगा तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे, हम सब कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन जुल्म का पंजा मरोड़ते रहेंगे। देखिए, हमारे देश में ये व्यवस्था है, संविधान ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। उसी में आगे ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, न्याय के हिरासत में है, तो ऐसी कंडीशन में दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि न्यायालय ने कहा है कि अमुक आरोपी के विरुद्ध आरोपों का ट्रायल मेरे न्यायालय में होना है। इस अवधि में राज्य इसे सुरक्षित और संरक्षित अपनी कारागार में रखे और हमारे यहाँ ट्रायल के अवसर पर प्रस्तुत करे। इनके मामले में एक और वजह बनी, ज़्यादा जिम्मेदारी और बढ़ी, जब उत्तर प्रदेश राज्य के ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई 2021 में कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ उनके विरुद्ध ट्रायल बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उनके जीवन को संकट होगा, क्योंकि राजनीतिक दुर्भावना के चलते जो बीजेपी की सरकार है और जो उसके मुखिया हैं वो उनकी जेल में हत्या करा देंगे। अब किस तरह से हो सकती है, तो कहीं किसी कोर्ट पर पेशी के दौरान ले आते समय गाड़ी पलट सकती है, जैसा कि पहले हुआ, मुठभेड़ दिखाई जा सकती है, कुछ भी। तो बहरहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडीशनल आर्डर कर दिया कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए रोपड़ जेल से और बांदा जेल को यूपी में, और यूपी की बांदा जेल में रखते हुए इनके सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। और ये भी कहा कि चूँकि ये अस्वस्थ हैं और इनका उपचार चल रहा था यहाँ रोपड़ जेल में रहते हुए पंजाब चंडीगढ़ में जो एम्स है उसके डॉक्टरों के द्वारा, तो इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे स्तर का, उसी स्तर का, उचित स्तर का प्रबंध होना चाहिए कि इन्हें अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई कठिनाई आए तो उसका उचित इलाज हो।
ऐसी स्थिति में उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया गया। यहाँ न्यायालय ने आर्डर कर दिया कि बंदियों की पेशी कोर्ट पे जो होती है उसमें मुख्तार अंसारी की जहाँ भी किसी न्यायालय में कोई ट्रायल चल रहा तो फिज़िकल पेशी न कराई जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराएं और इनके वकील न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय के सहयोग करें। ये चल रहा था। अब वो चीज़ तो हो नहीं सकती थी कि किसी कोर्ट पे ले जाना है, रास्ते में गाड़ी पलट जाए या कहीं लेके जा रहे हैं मुठभेड़ दिखा दें या विपक्षी का आक्रमण दिखा दें या इनको ही भागता हुआ दिखा दें। अब एक ही रास्ता बचा था कि जेल में कुछ किया जाए और जेल में कुछ करके इनके साथ इनका काम तमाम किया जाए। समस्या ये पैदा हो गई, इधर प्रयास कई बार किए गए लेकिन असफल रहे। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की गोद में पल रहे कुछ चहेते दुर्दांत अपराधी जो माफिया डॉन हैं, जिनके अपराधों की सूची 100 मुकदमा, 125 मुकदमा और जो जिनमें से कन्विक्टेड लोग भी हैं, जैसे एक तो ब्रजेश सिंह, एक त्रिभुवन सिंह। ये मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई सन 2001 को उसरी में एक आक्रमण हुआ जिसमें सरकारी गनर रामचंद्र प्रदीप मारा गया मुख्तार की गाड़ी में, और रुस्तम उर्फ बाबू उनका एक साथी मारा गया। एक हमलावर भी वहीं घटनास्थल पर जो जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इस घटना की FIR मुख्तार ने वादी मुकदमा की हैसियत से मोहम्मदाबाद में थाने में 2001 में की। 22 साल बाद अब उस मुकदमे का जब ट्रायल शुरू हुआ है तो ये समस्या आके खड़ी हुई कि जिस तरह से गवाह गवाही दे रहे हैं इनको बचाने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के संरक्षण में पल रहे इन अपराधियों को बचाने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं ट्रायल के दौरान उनके गवाहों को तोड़ लिया गया, डरा दिया गया या हटा दिया गया और मुकदमों से उनको बचाया जा रहा है। ये मुकदमा फंसा हुआ था, इसमें मुख्तार अंसारी को ही हटाना है, तब ब्रजेश और त्रिभुवन की जान बचेगी। एक तरफ ये कंडीशन है कि ये सरकार कहती है कानून व्यवस्था चकाचक है, और कानून व्यवस्था चकाचक होते हुए भी उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की सुरक्षा में, उन्हीं की जिम्मेदारी है उसके सुरक्षा करने की, और उसकी मौत होती है। आप कहते हो कि हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसलिए मौत हो गई, और देश का गृह मंत्री कहता है कि मुख्तार जैसे अपराधी को ख़त्म कर दिया गया। अब अपने आप इस बात में साबित है कि जो परिजनों की ओर से, हमारी ओर से जो ये आरोप लगाया गया है कि मुख्तार को धीमा जहर दिया गया और उस स्लो पॉइजन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ हो, उनका लीवर फट गया हो, या जो भी वजह बनी हो उनके मौत की, लेकिन उसकी जड़ में जो है वो उनको पॉइजन खिलाया गया है। 19 तारीख को मुख्तार ने MP MLA कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से इसकी एप्लीकेशन दी है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी उनके सुरक्षा के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के जेल से किसी दूसरे स्टेट की जेल में ट्रांसफ़र करने के सवाल पर ये सवाल चल रहा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक तरफ देखिए इस सरकार की क्या नीति है दुमुही। एक तरफ ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, और एक और अपराधी का नाम लूँगा, सुभाष ठाकुर। ये सुभाष ठाकुर बॉम्बे JJ हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं ये लोग, और उस मामले में सुभाष ठाकुर को फांसी की सज़ा हुई है, जो अपील में टिल डेथ, आजीवन कारावास टिल डेथ, जब तक कि मर न जाए, जब तक जेल में रखा जाए की सज़ा है। और इनको फतेहगढ़ की जेल अलाटमेंट है, लेकिन श्रीमान जी सालों साल से बनारस के BHU में इलाज कराने के बहाने राज्य सरकार के मुखिया के चहेते स्वजातीय होने के नाते वहाँ उनको डाक बंगले जैसे AC कमरे में पूरा एक ब्लॉक रिजर्व करके रखा गया है। सारी दुनिया जानती है, पत्रकार जानते हैं, लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया गया है। अंधेर मचा हुआ है, वहीं से बैठ करके सबकी हत्या के लिए प्लानिंग रची जा रही है। वहीं से बैठ करके लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से
किस क्षेत्र में क्या खुराफात कराया जाए जिसका लाभ बीजेपी को मिले, जिसका लाभ मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में फांसी की सज़ा पाया अभियुक्त, जिसकी सज़ा पे रहम हुआ है तो टिल डेथ तक जेल में रखा जाने वाला अभियुक्त, वो सुभाष ठाकुर जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है, वो बीएचयू में आराम फरमा रहा। ब्रजेश सिंह हाई सिक्योरिटी सुरक्षा लेकर के दुर्दांत अपराधी 100 से ज़्यादा मुकदमे, हज़ारों करोड़ रुपए की अकूत अवैध कमाई की संपत्ति, और वो घूम रहा है जैसे वीवीआईपी कोई घूम रहा है। उनके तमाम गैंग के लोग, एक तरफ उनके खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को, जो इंजर्ड गवाह हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको जेल में डाल रही यूपी की पुलिस, उनके खिलाफ चार्जशीट लगा रही यूपी की पुलिस। अभियोजन अधिकारी गवाहों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने में धोखाबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आम जनता में ये कलई खुल गई है। इस घटना के बाद से सारा पूर्वांचल मर्माहत है। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके नेताओं को ये गलतफहमी थी कि मुख्तार का खात्मा करके वो उससे मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन वो मुख्तार का खात्मा नहीं कर सके, मुख्तार को अमर कर दिए। मुख्तार की मौत होने के बाद भी मुख्तार अमर हो गया, क्योंकि आज करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी जिस तरह से हत्या की गई है, उसके लिए उसके प्रति सहानुभूति है। उसके लिए भगवान से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उसके परिवार के प्रति, उसके बच्चों के लिए सबके दिल में एक दया और एक रहम और एक हमदर्दी की भावना डेवलप हो गई है, और इस सरकार के ख़िलाफ़ एक नफ़रत और एक विरोध किया, एक अजीब तरह का माहौल बना है जो पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। सर, मैं एक सवाल लेना चाहूँगी, जैसा कि माफिया थे या मसीहा थे, ये तो उस दिन का जनसैलाब गवाह दे रहा है। हमने पब्लिक से भी जब बात करें तो पब्लिक, मैंने यहाँ तक देखा कि लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, बात करते भावुक हो रहे थे, हाथ कँप रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, जब एक दिन पहले आप मुख्तार उनसे मिलकर आए अंसारी जी से, तो उनका कहना था कि मुझे जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और आप मीडिया में भी बात करते हुए दिखे। तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया या नहीं लिया, क्या आपका कदम था? देखिए, मैंने कहा कि मुख्तार सरकार की अभिरक्षा में है, न्यायालय की अभिरक्षा में है। हमको तो जेल सुपरिटेंडेंट की ओर से सूचना आई, मुख्तार की हालत चिंताजनक है, बंदी को हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया है, आप वहाँ पहुँचिए। हम वहाँ पहुँचते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी मुलाकात जब हुई तो वो होश में आ चुके थे, वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों के और सबके सामने कहा कि मेरा सही इलाज नहीं हो रहा भैया, मुझे जहर खिला दिया गया और मेरे पूरे शरीर में जहर का असर है, मेरे गैस से मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे पेट और सीने में जलन हो रही जैसे आग लगी हो पेट के अंदर, ये गैस नहीं निकाल पा रहे हैं, मुझे रीफ़र कर दिया जाए लखनऊ पीजीआई या किसी और हॉस्पिटल में तो वहाँ मेरा इलाज हो जाएगा। ये लोग इलाज की खाना पूर्ति कर रहे हैं, मुझे जहर देने वाले लोग ही मेरा इलाज करेंगे तो मुझे स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग इनको वहाँ रिफ़र कर दीजिए। उन लोगों ने कहा हम लोग 3-4 दिन में इनकी स्थिति कंट्रोल में कर लेंगे। इसी वार्ता के दौरान सिर्फ 5 मिनट का समय अलाउ किया था। हमको 10 बार टोका गया कि समय पूरा हो गया, अब उठ जाइए, समय पूरा हो गया, अब उठ जाइए, समय पूरा हो गया, उठ जाइए। अंतोगत्वा उन्हीं डॉक्टरों से निवेदन करके कि भैया अगर आपके बात संभल न सके, आपके हाथ में इनके उसका इलाज संभल न सके तो रीफ़र कर दीजिएगा समय रहते। लेकिन हमारे वहाँ से आने के 2 घंटे के अंदर इन लोगों ने इलाज करना तो दूर की बात है, उनको डिस्चार्ज कर दिया, लिख दिया कि ये फिट हो चुके हैं। 26 तारीख को सुबह 4 बजे हॉस्पिटल के आईसीयू में ले गए हैं और 26 तारीख को सीधे आईसीयू से उनको जेल में डाल दिए। 27 वो जेल में जीते रहे हैं और 28 को जेल में उनका निधन होता है। ये कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ।
हम लोग लाए हॉस्पिटल, वो अभी जीवित थे, इलाज शुरू किया, बिल्कुल बकवास है, वो जेल में मर चुके थे। हम लोगों को जो सूत्र बता रहे हैं वो जेल में ही मौत हो गई थी। ये लोग हॉस्पिटल में लाके ड्रामा किए, 2 घंटा अपनी फोर्स लगाए, सब इंतजाम जब चाक चौबंद कर लिया तब डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुके हैं। अच्छा सर, आप एक दूसरे मीडिया साथी से बात करते बता रहे थे कि जल्द ही ये बेनकाब होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरे मोबाइल में मुख्तार की आवाज़ भी टेप है, मेरे मोबाइल में जेल सुपरिटेंडेंट की आवाज़ भी टेप है, मेरे मोबाइल में वो सारे रहस्य टेप हैं जो साबित कर रहे हैं कि उसको जहर दिया गया है और सबके नॉलेज में है और जहर के ही वजह से वो बीमार है और उसका इलाज हो रहा है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे पास साक्ष्य है कि न्यायालय को भी, जो संबंधित MP MLA न्यायालय है उसको भी पता है और जिसकी अभिरक्षा में है, और वो भी जो कर्तव्य होना चाहिए था एक न्यायिक अधिकारी का, एक ऐसे व्यक्ति को जो उसकी अभिरक्षा में है, उसके जीवन को बचाने के लिए आख्या सिर्फ मांगी गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब तक नहीं लिया गया। अपने स्तर से उन लोगों ने लाइपापोती करने के लिए मजिस्ट्रेटियल जांच या न्यायिक जांच जो भी करा दी हो, परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। वहाँ पर पूरी तरह से शासन के तंत्र का दुरुपयोग करके जेल अथॉरिटीज़ को मिला के, जिले प्रशासन की मिली भगत से, शासन में बैठे हुए और पुलिस विभाग और STF के मुखिया के षड्यंत्र से ये हत्या की गई है। शुद्ध हत्या है। मुख्तार अंसारी को जहर दे करके मारा गया है। उस जहर के असर की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, उनके हार्ट से खुद ही परीक्षण में ये साबित हो जाएगा कि उनके बिसरा भी रिजर्व है कि वो जहर से मौत हुई है। सर एक सवाल ये, आप जैसा कि सांसद भी हैं, तो क्या लग रहा है कि इस हत्या के बाद, इस घटना के बाद चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है? इन लोगों को हमेशा अपने पाप से भी फायदा दिखाई देता है। ऐसी दूषित और गंदी मानसिकता के लोग हैं कि देखिए हमने फलां को मार डाला, फलां को मार डाला, फलां को मार डाला। ये समझते हैं कि हर व्यक्ति समाज विरोधी ही है। मुख्तार समाज में क्या उसका मुकाम है, आप घूम लीजिए और पूछ लीजिए गरीबों की बस्तियों में जाके। हाँ, जो समाज में आतंक फैलाने वाले तत्व हैं, दबंगई करने वाले तत्व हैं, गरीबों की इज्जत आबरू लूटने वाले तत्व हैं, जो सामंतवादी विचार के लोग, गरीबों का हक हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, वो मुख्तार से डरते थे। जो माफिया हैं वो मुख्तार से डरते थे, क्योंकि वो गरीबों के पक्ष में खड़े होकर के उन जालिमों के खिलाफ लड़ता था। किसी गरीब का रुआ नहीं दिखाया है उसने। मेरा गला खराब है। सर एक आखिरी सवाल मेरा, कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है ये मसीहा थे गरीबों के, क्या वो सिलसिला वो अभी भी चलता रहेगा? क्या उनके जाने के बाद भी वो जो एक दर कहा जाता है गरीबों के जो गरीब आते हैं यहाँ कभी एक खाली हाथ नहीं लौटते, कई सारे ऐसे थे। मुख्तार ने कुर्बानी दे दी अपनी जी। जिस रास्ते पर जुल्म अत्याचार करने वालों के खिलाफ खड़े होना है और गरीबों के आंसू पोंछना है, उस रास्ते पर हम ही नहीं, हमारे वंशज में एक भी परिवार जिंदा होगा तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे। हम सब कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन जुल्म का पंजा मरोड़ते रहेंगे, गरीब का आंसू पोंछते रहेंगे और गरीब के हक हिस्से की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कही सर ने। मेरे आखिरी सवाल का जवाब जिस तरीके से उन्होंने दिया कि मेरे इस ख़ानदान का एक आखिरी जो सदस्य भी होगा वो इस सिलसिला को जारी रखेगा। जिस तरीके से इस दरवाजे पे गरीब आते हैं, लौट के नहीं जाते हैं। हमने एक वायरल उनका बयान भी सुना था कि जब वो बता रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं? पूरी बात सुनने के बाद जिस तरीके से सर ने बिना सवाल किए भी बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।